चलिए शुरुआत करते हैं। आज की न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़ हम देखेंगे, इन्फ्लेशन से रिलेटेड आई है। इन्फ्लेशन का दूसरा जो मतलब होता है महंगाई से। इन्फ्लेशन को कभी भी आप यदि पढ़ेंगे तो दो टाइप से उसको देखिए। एक तो वस्तुओं और सेवाओं के दामों में वृद्धि हो रही है, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आप ये समझना हमेशा कि इन्फ्लेशन जब भी हुआ है उसका मतलब ये है कि मार्केट में पैसे की वृद्धि हो गई है, लोगों के पास पैसे की वृद्धि हो गई है। इसको भी इन्फ्लेशन के संदर्भ में देखा जाता है, ठीक है। तो जब केवल वस्तु और सेवाओं के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, केवल उसी कंडीशन को हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। यदि उनके दाम में गिरावट आ रही है उसको भी हम इन्फ्लेशन कहते हैं, लेकिन वो जो इन्फ्लेशन रहती है वो माइनस वाली रहती है, ठीक है, ऋणात्मक वाली रहती है वो इन्फ्लेशन। एक बात ये ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन या फिर महंगाई तब होगी जब बहुत सारी वस्तुओं और चीज़ों के दामों में वृद्धि होती है। केवल एक चीज़ के दाम में यदि वृद्धि हो रही है तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। एक कंडीशन और आती है, जब महंगाई बढ़ जाती है ना तो रुपए की जो कीमत है, वैल्यू है, वो घट जाती है। जैसे कि पेट्रोल का हम एग्जांपल लेते हैं, पहले 70 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आ जाता था। आज के टाइम में आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं जब जाके 1 लीटर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपका जो 70 रुपया है ना आज के टाइम में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। यदि आपको 1 लीटर पेट्रोल चाहिए तो आपके पास 100 रुपये होना चाहिए। इन्फ्लेशन को दो तरीके से मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? पहला जो तरीका रहता है वो होता है रिटेल वाला इन्फ्लेशन, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से रिटेल इन्फ्लेशन को हम मापते हैं। और दूसरा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स रहता है ये वस्तुओं की जो थोक मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है उसको बताता है। और जो सीपीआई रहता है ये बताता है कि वस्तुओं के खुदरा मूल्य में, जिससे हम डायरेक्टली प्रभावित होते हैं। दुकानों में जा कर के ये बात पता चल जाती है कि आखिर खुदरा वस्तुओं के मूल्य में आखिर बढ़ोतरी कितनी हुई है। इसके हिसाब से यदि हम देखेंगे ना तो इन्फ्लेशन क्या चीज़ मेज़र करने का काम करता है? ये मेजरमेंट करता है कि एवरेज प्राइस में किस प्रकार का चेंजेस देखने को मिल रहा है इन ए बास्केट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। एक ग्रुप बनाया गया है वस्तुओं का, उनके एवरेज प्राइस में किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में। इसमें वस्तु, कमोडिटी और सर्विस दोनों चीज़ें शामिल हैं। इन्फ्लेशन इज़ इंडिकेटिव ऑफ द डिक्रीज इन परचेसिंग पावर। जब महंगाई हो जाती है तो लोगों के खरीदने की जो क्षमता है ना वो कम हो जाती है, लोग पैसा कम खर्च करते हैं। ऑफ ए यूनिट ऑफ ए कंट्रीज करेंसी, दिस कुड अल्टीमेटली लीड टू ए डिक्लेरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसी के चलते चलते जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो डाउन हो जाती है। आगे बताया जा रहा है, हाउएवर ए मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी। इसीलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्फ्लेशन भी कुछ हद तक हमारे देश में रहना ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट में पैसा रहना भी ज़रूरी है। इन्फ्लेशन यदि है तो हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। आपके हाथ में पैसा है तो आप क्या काम करोगे? पैसा खर्च करोगे। इन इंडिया द एनएसओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मेजर इन्फ्लेशन। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है, इन्फ्लेशन को हमारे यहाँ पर कौन मेजरमेंट करता है? एनएसओ करता है। ये किसके अंतर्गत में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा इन इंडिया इन्फ्लेशन इज़ प्राइमरली मेजर्ड बाय टू मैन इंडिकेट्स। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में मैं बता चुका हूँ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में यदि हम देखें तो ये मेजरमेंट करने का काम करता है प्राइस चेंजेस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ए रिटेल बायर। मतलब कि आप जो एक एक चीज़ खरीदते हो खुदरा लेवल पर, जैसे आप सब्जी लेने गए, कपड़े लेने गए, उस लेवल पर महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है उसको मेजरमेंट करता है सीपीआई। द सीपीआई कैलकुलेट्स द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज सच एज सर्विस, ठीक है,
food, medical care, education, electronic, etc., which Indian consumer buy for use. तो दोनों ही चीज़ ये नाप लेता है, कमोडिटी को भी और सर्विस को भी. द CPI हैज़ सेवरल सब ग्रुप्स इंक्लूडिंग फूड, बेवरेज, फ्यूल, लाइट, हाउसिंग, क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर. इसमें सब ग्रुप भी बनाए गए हैं. आगे बताया जा रहा है 4 टाइप्स ऑफ CPIs आर फॉलोज. 4 टाइप के यहाँ पर CPI इंडेक्स बताए गए हैं. CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, CPI फॉर रूरल लेबरर, CPI रूरल अर्बन और combined. Of these, the first 3 are compiled by the Labor Bureau. ये किसके द्वारा डाटा इकट्ठा किया जाता है? ये होता है लेबर ब्यूरो के द्वारा और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. और जो चौथे नंबर का है ना, इज़ कंपाइल्ड बाय द नेशनल स्टैटिक ऑफिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. बेस ईयर CPI का कब का है? 2012 है. इसका मतलब ये हुआ कि 2012 में वस्तुओं के दामों की क्या कीमत थी, उसको 2022 से तुलना करी जाती है कि आज के टाइम में कितनी कीमत बढ़ गई है. द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूजेस CPI डाटा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ये यूज़ करती है CPI के डाटा को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को. अब हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं. बताया जा रहा है न्यूज़ में कि रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा जो महंगाई की दर है वो एक्सिलरेट हो गई है, बढ़ गई है कितने पर? 5.59% पर. इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लोज टू 1.4% इन नवंबर, ऐसा NSO का कहना है. यहाँ पर भी आप जो देख रहे हो ये डाटा कौन बता रहा है? ये बता रहा है NSO बता रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने का काम कौन करता है? इन्फ्लेशन करता है. ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक के अंतर्गत में ये आता है. रिटेल इन्फ्लेशन के लिए RBI ने एक टारगेट रखा है कि 4 ± 2, मतलब कि 2 मिनिमम और 2 से अधिकतम 6% तक इन्फ्लेशन हमारे देश में रहना जरूरी है. रिटेल इन्फ्लेशन quickened to 5.59% in December due to an uptick in food prices. ठीक है, while India's industrial output grew at a subdued 1.4% in November 2021 according to data from the National Statistic Office. The inflation based on the consumer price index compares with 4.91% seen a month earlier. पिछले महीना 4.91% थी महंगाई. ठीक है, एंड 4.59% इन दिसंबर 2020. दिसंबर 2020 का आंकड़ा बताया है 4.59%. कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन एक्सीलरेटेड टू 4.05% इन दिसंबर एस अगेंस्ट 1.87 सीन इन नवंबर 2021 का डाटा और दिसंबर का डाटा दोनों से कंपेयर करी जा रही है यहाँ पर. इसके बाद वाला जो अगला आर्टिकल है वो हेट स्पीच से रिलेटेड है. तो सबसे पहले हम हेट स्पीच के बारे में बेसिक जानकारी देख लेंगे. क्या है इसकी डेफिनेशन, कौन सी बातें हेट स्पीच के अंतर्गत आती हैं. देखा जाए ना तो हेट स्पीच की ऐसी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है. ठीक है, ऐसी कोई भी बातें जिनको यदि मैं बोलता हूँ जिससे 2 धर्मों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है, उनके अंदर उत्तेजना फैल जाए और मारने पर लोग उतारू हो जाएं, या फिर एक समुदाय दूसरे समुदाय को मैं यदि लड़ाने की कोशिश करता हूँ, द्वेषपूर्ण भावना दिखाता हूँ, चाहे वो ग्रुप हो, जाति हो, धर्म के नाम पर हो, तो ये सारी चीज़ें हेट स्पीच के अंतर्गत आ जाती हैं. कई सारे कानून हेट स्पीच के अंतर्गत बनाए गए हैं ताकि हेट स्पीच को रोका जा सके और जो 2 समुदाय हैं उनमें एनिमिटी जो फैल रही है उसको भी कंट्रोल किया जा सके. हेट स्पीच हमारे फ्री स्पीच को कंट्रोल करता है, क्योंकि बोलने का जो हमारा अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट, वो ये कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हो फ्री रूप से, आपके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है. लेकिन हेट स्पीच कह रही है कि आपको क्या बोलना है ये भी ध्यान रखिए. ऐसा नहीं है बोलने का
बोलने की आज़ादी है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं और लोगों के बीच में शत्रुता फैला सकते हैं, आप धार्मिक भेदभाव फैला सकते हैं। ठीक है, तो हेट स्पीच के लिए कोई स्पेसिफिक लीगल डेफिनेशन नहीं है। प्रोविजंस इन लॉ क्रिमिनलाइज स्पीचेज। ठीक है, अब हम लॉ में कुछ प्रोविज़न देख रहे हैं। कौन कौन से प्रोविज़न हैं इसमें बताया जा रहा है। क्रिमिनलाइज स्पीचेस, राइटिंग, एक्शन, साइंस, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें हेट स्पीच के अंतर्गत आ जाती हैं। यदि आप स्पीच के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से, साइन, रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जो कि फोमेंट करने का काम करता है वायलेंस एंड स्प्रीड डिसहार्मनी, इससे यदि वायलेंस हो जाए आपकी भाषण से, डिसहार्मनी फैल जाए बिटवीन कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप्स, एंड दीज आर अंडरस्टूड टू रिफर हेट स्पीच, और ये सारी बातें आ जाती हैं किसके अंतर्गत में, हेट स्पीच के अंतर्गत में। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स 267वें नंबर की रिपोर्ट ने क्या कहा, हेट स्पीच जनरली इज एन इंसाइटमेंट। ठीक है, यहाँ पर इंसाइटमेंट वर्ड आया है, तो इंसाइटमेंट को हम देख लेते हैं। इंसाइटमेंट का मतलब होता है भड़काना या फिर उकसाना। तो हेट स्पीच जनरली इज एन इंसाइटमेंट टू हेटेड प्राइमरली अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ पर्सन डिफाइंड इन टर्म ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ एंड लाइक। ये सारे बेस पे ये ग्रुप हो सकते हैं, किसी रेस वाले हो सकते हैं, एथनिसिटी के हो सकते हैं, जेंडर बेस्ड हो सकते हैं ग्रुप, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस रिलीफ एंड द लाइक। यदि एक व्यक्ति एक ग्रुप को किसी ग्रुप दूसरे ग्रुप के जो कि अलग रेस वाला है एक दूसरे के खिलाफ में भड़का देता है, इससे हिंसा हो जाती है, तो वो आ जाती है किसमें, हेट स्पीच के अंतर्गत। और 10 हेट स्पीच इज एनी वर्ड रिटन, किसी भी मूल रूप में हो सकती है, लिखित में, बोलने में, कोई आप साइन कर रहे हैं, विजिबल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं विद द हेयरिंग और साइट ऑफ ए पर्सन विद द इंटेंशन टू काज फियर और अलार्म और इंसाइटमेंट टू वायलेंस। In general, hate speech is considered a limitation on free speech that seek to prevent or bar speech that expose a person or a group or section of society to hate, violence, radicalize और indigeneity। मतलब कि फ्री स्पीच को रोकने का काम कौन करता है, हेट स्पीच। हेट स्पीच में आप कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे सोसाइटी में हेट, वायलेंस, रेडिकल, इंडिजेनिटी फैल जाए। अब हमारे इसमें क्या, इसमें कानून है, क्या सज़ा का प्रावधान, उसको देख लेते हैं। सेक्शन 153 और 505 ऑफ द इंडियन पीनल कोड आर जनरली टेकन टू बी द मेन पीनल प्रोविजन दैट डील विद इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस एंड एक्सप्रेशंस दैट सीक टू पनिश हेट स्पीच। दोनों जो धाराएं हैं, सेक्शन 153 और सेक्शन 505, ये दोनों ही डील करती है। सेक्शन 153 में क्या कहा गया है, प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस, बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एंड डूइंग एक्ट्स प्रीजुडिशियली टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ऑफेंस के अंतर्गत में। 3 साल का जेल रहेगा। इट अट्रैक्ट 5 year टर्म इफ कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप और एन असेंबली इंगेज इन रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस सेरेमनीज। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन 505 क्या कहता है, स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ। यदि आप पब्लिक को मिसचीफ कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हो, ऐसे स्टेटमेंट आपके ऑफेंस माने जाएंगे। द स्टेटमेंट, पब्लिकेशन, रिपोर्ट या फिर र्यूमर। ठीक है, र्यूमर का मतलब होता है कि जो अफवाह रहती है ना, अफवाह फैला रहे हैं और इससे यदि पब्लिक को मिसचीव कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, तो वो अपराध माना जाएगा 505(1) के अंतर्गत। ठीक है,
should be one that promote mutiny by the armed force or causes such fear or alarm that people are induced to commit an offense against the state or public tranquility। आप यदि सरकार के खिलाफ में किसी को भड़का रहे हो ना तो भी ये अपराध इसी के अंतर्गत आता है। या फिर इंटेंडेड टू इंसाइट और इंसाइट एनी क्लास और कमिटी टू कमिट एन अफेंस अगेंस्ट अनदर क्लास और कमिटी। एक कमिटी दूसरे कमिटी के खिलाफ आपके बोलने से अपराध करने लग जा रही है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अब आता है 505(2), धारा 505(2), इट इज़ एन ऑफेंस टू मेक स्टेटमेंट क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एनिमिटी, हेटर्ड और इल विल बिटवीन क्लासेस। अलग अलग क्लासेस के जो लोग हैं उनके बीच में एनिमिटी फैला रहे हो, घृणा फैला रहे हो, इल विल फैला रहे हो, सारी चीज़ें आएंगी 505(2) में। इसमें भी 3 साल से लेकर के 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। 5 साल कहाँ पर? यदि आप पूजा जहाँ होती वाले प्लेसेस पे ऐसे काम कर रहे हैं, या फिर ऐसी असेंबली जो कि इंगेज है रिलीजियस वर्शिप में और रिलीजियस सेरेमनीज़ है, वहाँ पर यदि आप इस प्रकार की हेट स्पीच फैला रहे हैं तो 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो इसमें बताया जा रहा है हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिस्पॉन्स फ्रॉम गवर्नमेंट। बहुत सारी याचिकाएं हैं ऐसी जो कि हेट स्पीच के ऊपर में डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उनमें सुनवाई कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट सरकार का जवाब सुनेगा, ठीक है। नोटिस इशूज टू MHA पुलिस चीफ ऑफ दिल्ली उत्तराखंड, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को भी नोटिस दे दी गई है। इसके अलावा दिल्ली की पुलिस, इसके अलावा उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड को सबको नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दी गई है। अब उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। छोटी सी जानकारी है, कोरोना को लेकर ही है। देख रहे हैं आप यहाँ पर डाटा बताया गया है पिछले दिन का, 2.41 लाख फ्रेश केसेस देखने को मिली है, ठीक है। 2.5 लाख कोरोना के केस आए हैं और 372 डेथ देखने को मिली है, ठीक है। इसलिए जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीन लगवाइए, ठीक है। इसके अलावा हमें पूरी सावधानी बरतना है जब तक ये कंडीशन चल रही है कोरोना की, ठीक है। हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, डिस्टेंस बनाए रखना है, भीड़ भाड़ से अभी आप बिल्कुल बचिए, ठीक है। तो सावधानी आप बरतते हुए ही चलिए, कोरोना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। 2.5 लाख केसेस आए, आप सोच सकते हैं। एक न्यूज़ आई है जो कि हमें बताती है कि जो आशा वर्कर हैं या फिर आंगनवाड़ी की जो वर्कर है ना, वो लोग आखिर चाहते क्या हैं। आंगनवाड़ी वर्कर से रिलेटेड ही में ये मेन आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि देखिए, ये लोग डिमांड कर रही हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्रीज इन द ऑनोरियम प्रोमिस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार ने जो ऑनोरियम का वादा करा था वो हमें केंद्र सरकार दे। इसके अलावा हमें रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। ये इनकी मेन डिमांड है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर अक्रॉस द स्टेट आर ऑन ए स्ट्राइक सिंस 8 दिसंबर, सीकिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1500 एंड 750 हाइक इन हॉनोरियम अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2018 में मोदी ने यह घोषणा करा था कि 1500 और 750 रुपये की हम वृद्धि करेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेट किया जाए, ऐसा इन लोगों की डिमांड है। इसके अलावा ये लोग कहना है कि हमें ग्रांट करें स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर के स्टेटस को अलॉन्ग विद डियरनेस अलाउंस एस अनाउंस्ड इन 2018 एंड 1,50,000 रिटायरमेंट बेनिफिट मिलना चाहिए टू द वर्कर एंड द हेल्पर्स रिस्पेक्टिवली अमंग अदर डिमांड। ये सारी डिमांडें हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इसरो से रिलेटेड, ठीक है। तो इसरो से रिलेटेड सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। इसरो इज़ द स्पेस एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसरो क्या है? स्पेस एजेंसी है। ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। द विज़न इज़ टू हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है ताकि हमारा नेशन है उसका भी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है।
वाइल परस्यूइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, क्या क्या काम इसमें शामिल है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ACL is a marketing arm of ISRO for promotion and commercial exploitation of space product, technical consultancy service and transfer of technology development by ISRO। एंट्रिक्स के बारे में हमें ध्यान रखना है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या है? मार्केटिंग आर्म है इसरो की ही है ये। जेनेसिस के बारे में यदि हम देखें तो द स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज़ वर इनिशिएटेड इन इंडिया अंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम ड्यूरिंग 1960s। तो स्पेस रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटी कब इनिशिएटेड की गई? अंडर द डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। ये फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के 1960 के दशक में। सिंस इंसेप्शन द इंडियन स्पेस प्रोग्राम हैड 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स सच एज सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, द स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। कुछ मेन बातें यहाँ पर बताई जाती हैं किसके? इंडियन स्पेस प्रोग्राम के 3 एलिमेंट बताए गए यहाँ पर। इनकोस्पार इंडियन नेशनल कमेटी फॉर रिसर्च was initiated under the leadership of डॉक्टर साराभाई एंड डॉक्टर रामनाथन। तो ये जो इनकोस्पार है ना, इसको इनिशिएट किया गया था किसकी लीडरशिप में? डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर रामनाथन। अब 1975-76 में क्या होता है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट वाज कंडक्टेड। It was held as the largest sociological experiment in the world. It was followed by Kheda Communication Project, which worked as field laboratory for need-based and local specific program transmission in the Gujarat state. आगे इसमें बताया गया है कि इसी पीरियड के दौरान में पहला इंडियन स्पेसक्राफ्ट आर्यभट्ट को डेवलप करा गया एंड वाज लॉन्च्ड यूजिंग ए सोवियत लॉन्चर। सोवियत लॉन्चर के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। Another major landmark was development of the first launch vehicle SLV-3 का with a capability to place 40 किलो in low Earth orbit, which had its first successful flight in 1980. In the experimental phase during 80s, Bhaskar first or second mission were pioneer step in the remote sensing area where Ariane passenger payload experiment became the forerunner for future communication satellite system। forerunner वर्ड आया है, इसका मतलब होता है पूर्वज, उसके पहले वाला। फिर 1990 के दशक में क्या होता है, ये सारी हिस्ट्री यहाँ पर बताई जाती है। न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सोमनाथ अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, ही प्लेड ए मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ GSLV Mk3। एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड स्पेस सेक्रेटरी। Dr. Somnath is taking over the reins of ISRO at a critical juncture when sweeping reform and critical mission are set to define the forward journey of the storied space agency। ऐसे टाइम में इनकी नियुक्ति हुई है जब हम बड़े बड़े मुकाम हासिल करने वाले। Commenting on his priorities, Dr. Somnath told The Hindu that space sector reform, which involve hand-holding the private sector and startup so that they emerge as key partner in sector's development, find a top spot in his list। मेन इनका उद्देश्य रहेगा कि कैसे हम प्राइवेट कंपनियों के साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे इनकी हिस्ट्री बताई जाती है। इन्होंने ज्वाइन किया था VSSC इन द पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV प्रोजेक्ट 1985 में। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम टेकियम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोल्लम एंड ए मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु विथ स्पेशलाइजेशन इन स्ट्रक्चर डायनामिक एंड कंट्रोल।
आगे बताया जाता है डॉक्टर सोमनाथ हैज़ प्लेड ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ PSLV एंड जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 GSLV MK3. He joined the GSLV MK3 प्रोजेक्ट इन 2003 एंड सर्व एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्रॉम 2010 से लेकर के 2014। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो फॉरेन वाले पेज से है। रसिया नाटो ले आउट स्टार्क डिफरेंस ऑन यूक्रेन क्राइसिस। यूक्रेन में जो क्राइसिस की कंडीशन बनी हुई है, नेटो और रसिया दोनों के बीच में मतभेद है। द अलायंस डिफेंड इट्स ओपन डोर पॉलिसी, इनवाइट्स मॉस्को फॉर मोर टॉक। ठीक है, नाटो ये चाहता है कि एज ए मेंबर कंट्री यूक्रेन यहाँ पर रसिया की प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक देश पर हमला मतलब सब देश पर हमला, ये नाटो का मेन उद्देश्य माना जाता है। ठीक है।